हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट यास्मीन हमीद। हम आज आपके लिए बिहार पीसीएस और राजस्थान के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सीआरपीसी का लेकर आए हैं जो कि आज हमारी दूसरी क्लास है। हम ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी अनियमितताएं जिसके लिए वह विधि द्वारा सशक्त नहीं है, कार्यवाही को दूषित करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सीआरपीसी की धारा 175 के तहत की गई जांच। दूसरा ऑप्शन है सीआरपीसी की धारा 192 के उपधारा 2 के अधीन किसी मामले को हवाला करना। और हमारा तीसरा ऑप्शन है सीआरपीसी की धारा 190 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन अपराध का प्रसंज्ञान करना। और हमारा चौथा ऑप्शन है सीआरपीसी की धारा 336 के अधीन सह अभियुक्त को क्षमादान करना। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सी। इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो कि धारा जैसे सीआरपीसी का सेक्शन 460 में जो सूचियाँ दी गई हैं उनके सूचियों के जो प्रकार हैं वो 9 प्रकार की कार्यवाही बताई गई कि मजिस्ट्रेट के अधीन अधिकारिता कौन सी कार्यवाही कारित की जाएगी। और वहीं 461 में कुल टोटल 17 प्रकार की कार्यवाही बताई गई है कि मजिस्ट्रेट की शक्तियों का क्या क्या इसमें उपयोग किया जा सकता है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी अनियमितताएं जिसके लिए वह विधि द्वारा सशक्त नहीं है, कार्यवाही को दूषित नहीं करती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अंतर्गत पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगवाना। हमारा दूसरा ऑप्शन है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 की उपधारा 1 के खंड का या खंड खा के अधीन किसी अपराध का प्रसंज्ञान लेना। हमारा तीसरा ऑप्शन है अपील का निर्णय करना। और हमारा चौथा ऑप्शन है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 467 के अंतर्गत पारित आदेश का पुनरीक्षण करना। तो जो हमारा राइट आंसर है बी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी, जो हिंदी मीडियम के हम खुद ही को सारी चीज़ें लर्न करवा रहे हैं, जो जिसको भी इन सारे एक्सप्लेनेशन देखनी है वो सारे सेक्शन की कौन से सेक्शन मजिस्ट्रेट के पास वैध अधिकार हैं, उनकी क्या क्या अधिकारिता हैं, कौन से सेक्शन में हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ दी हुई है। अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा। तो हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय और असमनीय है। तो हमारा पहला ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अंतर्गत दंडनीय स्वेच्छा घोरपाहित कारित करना। और हमारा दूसरा ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत या दंडनीय अपराध करना। और हमारा तीसरा ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 330 के अंतर्गत दंडनीय संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करने, संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए स्वेच्छा उपाहित कारित करना। और हमारा चौथा ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 335 के अंतर्गत दंडनीय प्रकोपन या स्वेच्छा घोर उपाहित करना। तो हमारा राइट आंसर है वो है बी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभियुक्त का बयान शपथ पर लिया जा सकता है। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये बताता है कि कौन से ऐसे साक्ष्य जो हम शपथ पर ले सकते हैं वो कौन सा सेक्शन है। तो हम देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है विधि का सही कर्तव्य नहीं है। हमारा दूसरा ऑप्शन है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 315 के अंतर्गत है। हमारा तीसरा ऑप्शन है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत है। हमारा चौथा ऑप्शन है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 के अंतर्गत है। तो जो हमारा इस वक्त राइट आंसर है वो हमारा राइट आंसर कौन सा है? हमारा राइट आंसर है बी। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि कौन से शपथ पर साक्ष्य लिए जा सकते हैं और कौन से शपथ पर साक्ष्य नहीं लिए जा सकते हैं। तो स्पष्टीकरण 313 सेक्शन 313 अभियुक्त के विरुद्ध आए साक्ष्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए साक्ष्य शपथ पर नहीं होता है। यानी कि 313 जो है 313 और 164 का
और 164 का क्लॉज ए, जो ये सेक्शन है वो शपथ पर बयान नहीं लेते हैं। और कौन से सेक्शन है जो शपथ पर बयान लिया जा सकता है? तो 315 और 164 का क्लॉज 5, ये है शपथ पर इसका बयान लिया जा सकता है। अब इसमें बताया गया है कि शपथ पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं चीज़ें होनी चाहिए। ये आप इसको हमारी वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही निम्न में से किसकी रिपोर्ट पर प्रारंभ की जाती है? तो किसकी रिपोर्ट पर प्रारंभ की जाती है, चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है न्यायिक मजिस्ट्रेट, हमारा दूसरा ऑप्शन है पुलिस अधिकारी, हमारा तीसरा ऑप्शन है राजस्व अधिकारी और हमारा चौथा ऑप्शन है शिकायतकर्ता। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है बी, पुलिस अधिकारी। और ये कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं जो हम चाहते हैं कि आप मेरे वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि बिना आप इसको अच्छे से जानने और बेरेट के साथ इसको लर्न कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 136 का एक अभियुक्त जिसके विरुद्ध अन्वीक्षक लंबित है की जमानत स्वीकार करने का प्रावधान करती है। यानी कि धारा 136 का ये बताती है कि कोई भी व्यक्ति अगर काफ़ी दिनों तक वो कारावास में है और उसकी जमानत को स्वीकार नहीं किया जाता है तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो चलिए हम अपना पहला ऑप्शन देखते हैं। वह अनवीक्षकधीन अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की 1/4 अवधि का निरोध भुगत चुका है। हमारा दूसरा ऑप्शन है वह अनवीक्षकधीन अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की 1/3 अवधि का निरोध भुगत चुका है, यानी कि वो 3/4 अपराध भुगत चुका है। हमारा तीसरा ऑप्शन है वह अनवीक्षकधीन अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की आधी अवधि का निरोध भुगत चुका हूँ। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से ए और बी दोनों। तो हमारा जो सही आंसर है वो है सी, वह अनवीक्षकधीन अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की आधी अवधि का निरोध भुगत चुका है। जमानत का आज्ञापक प्रावधान, तो हमारा जो राइट आंसर था वो सी था। जमानत की आज्ञापक प्रावधान क्या है? तो धारा 167 का क्लॉज 2 आरोप पत्र, जो आरोप पत्र होता है किसी अपराध के लिए, अगर किसी को आरोप पत्र के लिए आरोपित किया जाता है तो उसकी जो एक टाइम लिमिट होती है, या तो आप 60 दिन या 90 दिन के अंदर उसको फाइल कर दें। और अगर आप ये 60 और 90 दिन की टाइमिंग आप पूरी करने के बावजूद भी आप उस आरोप पत्र आप साबित नहीं कर पाते हैं, तब अभियुक्त के पास ये अधिकार हो जाता है कि उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। इसमें दूसरा ऑप्शन है 463A। फोर्थ में बताया गया है कि 438 में अग्रिम जमानत अनिज्ञात की गई स्पष्टीकरण की धारा 436 का अन्वेषण, जांच, विचारण के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त आधे से अधिक कारावास भुगत चुका है, वह अपने बंद पत्र पर छोड़ा जाएगा। अगर वो अभियुक्त को आधे से ज़्यादा कारावास के लिए उसको भुगत चुका है, यानी कि उसको कारावास यानी जेल में उसे रखा गया है और उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, तब उसे बंद पद पर छोड़ा जाएगा और उसकी जो कार्रवाई पूरी हो गई उस पर एक मुआवजा सरकार के द्वारा दिलाया जाता है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लोक सेवक दस्तावेज का अनुवाद करने का भार वहन करते हुए दस्तावेज का अशुद्ध अनुवाद बा को क्षतिकारित करने के आशय से करता है, द्वारा किया गया अपराध कैसा होगा? तो पहला ऑप्शन है हमारा असंज्ञेय होगा, दूसरा ऑप्शन होगा अजमानतीय होगा, तीसरा ऑप्शन होगा असमनीय होगा और चौथा होगा उपयुक्त में से सभी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, असमनीय होगा। असमनीय अपराध के बारे में बताया गया कि कौन से सेक्शन किस पे लागू होंगे, तो वही हमारा आईपीसी का सेक्शन 320, 100 और आईपीसी की सेक्शन 197 और सेक्शन 21, ये हमारी आईपीसी का सेक्शन है जो प्रथम अनुसूची के अनुसार इस पर कार्यवाही के लिए लागू किया जाएगा। स्पष्टीकरण द्वारा धारा 167 आईपीसी की धारा 180(16) के अंतर्गत लोक सेवक जो क्षतिकारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचित हैं का अपराध किया गया है। प्रथम अनुसूची तथा 320 धारा 320 के अंतर्गत संज्ञेय, जमानतीय तथा असमनीय अपराध हैं। ये जो आईपीसी के जो सेक्शन हमने अभी आपको बताया है, ये सारे सेक्शन है जो वो क्या कहते हैं, संज्ञेय अपराध होता है, जमानतीय तथा असमनीय अपराध की श्रेणी में इसको रखा जाता है।
चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने के पश्चात सहायक लोक अभियोजन को अभियोजन वापस लेने की अनुमति देता है। अभियुक्त को किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है रिहा किया जाएगा, दूसरा ऑप्शन है उन्मोचित किया जाएगा, तीसरा ऑप्शन है दोष मुक्त किया जाएगा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, दोष मुक्त किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन आ CRPC 1973 की धारा 167 का क्लॉज 2 के अंतर्गत स्वीकृत जमानत की वही प्रसंगति रहेगी जो इस संहिता के अध्याय 33 के अंतर्गत जमानत स्वीकार करने पर होती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी में है, क्योंकि ये कथन के ऊपर बेस है। तो कथन आ, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 का क्लॉज 2 के अंतर्गत स्वीकृत जमानत इस संहिता की धारा 437 का क्लॉज 5 के अंतर्गत निरस्त नहीं की जा सकती है। तो हमारा ऑप्शन है कथन आ सही है, हमारा दूसरा ऑप्शन है कथन बा सही है, हमारा तीसरा ऑप्शन है दोनों कथन सही है, हमारा चौथा ऑप्शन है दोनों कथन सही नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ए, कथन ए सही है। इसका एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर देखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल के अवसान के पश्चात कर सकते हैं यदि मामले के तथ्य या परिस्थितियों से उसका समाधान हो जाता है कि हमारा पहला ऑप्शन है विलंब को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, हमारा दूसरा ऑप्शन है न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, हमारा तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रसंज्ञान लेने हेतु निर्देश दिए गए हैं और हमारा चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों ही दशाओं में। हमारा आंसर है बी, न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य सरकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अंतर्गत पुस्तक को संपादित करने की घोषणा को अपास करने के लिए आवेदन प्रस्तुत होगा। हमारा पहला ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष, दूसरा ऑप्शन है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष और हमारा तीसरा ऑप्शन है जिला एवं सेशन न्यायाधीश के समक्ष और हमारा चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के समक्ष। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है डी, उच्च न्यायालय के समक्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है, हमको इसे राइट आंसर बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक विलंब के मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन है मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश से भी गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के आवश्यक समय का अपवर्जन करते हुए बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकती है। हमारा तीसरा ऑप्शन है अधिकारी द्वारा जमानती अपराध में गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी बंधपत्र या जमानत के उन्मोचित किया जाएगा और हमारा चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है ए।